हेलो एवरीवन। जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के यहाँ पे मॉडल सेट 5वां जो है सॉल्व कराएंगे। इसके पहले मैंने यहाँ पे 4 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है मॉडल सेट का। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बिहार पुलिस का एग्जाम यहाँ पे 16 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखकर आप जोरों शोर से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं इस वीडियो में बता दूं आप सभी को 100 प्रश्नों में सॉल्व कराऊंगा। यदि इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों का यदि आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि अब तो नजदीकियां भी दूरी बन गई वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा बताना है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे नज़दीक और दूरी ये जो शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है, और भाववाचक संज्ञा जैसे ही बहुवचन में बदल जाएगा तो वो भाववाचक संज्ञा जो है ना वो जातिवाचक में बदल जाता है। तो इस प्रकार से नज़दीकिया और दूरिया जो है ना यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बहुवचन में परिवर्तित हो गया है। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं ए से ही हो जाएगा। शेषशायी जो है ना यहाँ पे बहुव्रीहि समास नहीं है, और यहाँ पे बाकी के यहाँ पे 3 जो ऑप्शन आपको दिख रही है सही बहुव्रीहि समास है। मैं आपको बता दूं कि बहुव्रीहि समास होता है उस शब्द से किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है, जैसे नीलकंठ यानी कि शंकर भगवान, चक्रपाणी यानी कि विष्णु भगवान, ऐसे करके आपको ये सारे शब्द जो आते हैं बहुव्रीहि समास में आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संप्रदान कारक का उदाहरण बताना है। दोस्तों ऑप्शन से भी कभी कभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखिए, उसने मोहन को पढ़ाया। देखिए जैसे मोहन को पढ़ाया यानी कि कर्ता ने कर्म को, इसमें द्वितीय विभक्ति है। फिर देखिए घुड़सवार घोड़े से गिरता है, देखिए घोड़ा से गिर गया तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, यानी कि इसमें आपादान 5वीं विभक्ति हो जाएगी। रीता को मत मारो तो कर्ता ने कर्म को फिर से यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। आपसे पूछा है संप्रदान कारक, तो देखिए इस 3 ऑप्शन को तो आप छांट चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे बच गया ए। इसका आंसर आप ये मार दीजिएगा, सेठ ने गरीबों को भोजन सामग्री बांटी। इसका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जी देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में युग्म जोड़ा शुद्ध है। शुद्ध युग्म जोड़ा को बताना है आपको। तो इस प्रश्न का मैं आप सभी से मैं कहूँगा कि इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, 5वां प्रश्न क्या दिया है आपके सामने। यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए चंद्र का पर्यायवाची शब्द मैं आप सभी को बता दूं हिमांशु होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे। प्रश्न है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो अनेक शब्दों का एक शब्द से ये प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि निष्कपट का संधि विच्छेद करना है। दोस्तों देखिए, संधि से एक प्रश्न पूछेगा आप सभी से, तो निष्कपट को बनाइएगा तो निहि जोड़ कपट बनेगा। आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे निहि जोड़ कपट जो शब्द है ना, यहाँ पे इसको आप संधि कीजिएगा तो बन जाएगा निष्कपट। और मैं आपको बता दूं ये यहाँ पे विसर्ग संधि है, ये भी आपको याद रखना है। किसका एग्जाम्पल है ये, तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है। प्रश्न है कि तीव्र का विलोम शब्द बताना है। देखिए तीव्र का विलोम बताना है, तो तीव्र का विलोम जो होता है ना मंद हो जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निस उपसर्ग से बताना है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि किसी भी शब्द के पहले अगर जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। जैसे देखिए एक शब्द आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक शब्द है अनुसार। देखिए ध्यान से, तो अनुसार में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। तो देखिए शब्दों के जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के जो बाद में लगता है, अंत में लगता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को बताना है कि निस जो उपसर्ग से बना शब्द है वो कौन सा होगा। तो याद रखिए निस जो शब्द जुटा है तो निश्चय, निश्चय में निस जो उपसर्ग है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पक्षपाती होने की अपेक्षा ... रहने वाले का सम्मान होता है। तो देखिए जो पक्षपाती होते हैं ना, उनसे ज़्यादा यहाँ पे सम्मान जो होता है जो निष्पक्ष होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। जी देखिए अंग्रेजी का प्रश्न पूछा गया 11 नंबर का। देखिए यहाँ से अंग्रेजी के सारे प्रश्न हैं। प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि द टीचर हु वाज एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट द लिटरेचर केयरफुली एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू हर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए दे रहा ऑप्शन फॉर द आइडेंटिफाई
पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द वर्ल्ड केयरफुली। देखिए ध्यान से, केयरफुली जो यहाँ पे शब्द है ना, ये क्या है, किसके बारे में बोध करा रहा है? तो नाउन है क्या? तो नाउन नहीं है। यहाँ पे देखिए वर्ब है क्या? तो वर्ब भी नहीं है। एडजेक्टिव है, ये भी नहीं है। एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे जिसके लास्ट में ना, देखिए याद रखिएगा, एल वाई अगर लगा रहेगा, देखिए ध्यान से एल वाई, तो ये सारे शब्दों का आप एडवर्ब बोल सकते हैं। जैसे देखिए फास्टली, अगर यहाँ पे फास्ट लिखा है तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा फास्ट, लेकिन जैसे इसमें फास्टली लग जाएगा तो आप सभी को इसका इसे क्या कहिएगा? तो एडवर्ब कहिएगा। शब्द के लास्ट में अगर एल वाई लगा हुआ है तो आप एडवर्ब मार सकते हैं, आंसर सही हो सकता है आपका। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ पे आपसे 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। प्रश्न है कि ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, यहाँ भरना है ही वाज सिकिंग। तो देखिए वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि, तो बिकॉज लगेगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आप सभी के सामने कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस दिया गया है, उसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है ना उसका एंटोनिम बताना है। तो देखिए इरेस दिया हुआ है, इरेस का मतलब होता है मिटा देना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिएट, यानी कि निर्माण करना। चलिए देखिए 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है, पर्यायवाची बताना है ऑफ द अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया गया शब्द है। तो हर एमिकेबल जो है ना यहाँ पे, इस शब्द का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो याद रखिएगा इसको फ्रेंडली बोलते हैं, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो बाई द टाइम यू अराइव द मीटिंग, तो याद रखिएगा यहाँ पे विल हैव स्टार्टेड होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पे कि फिल इन द ब्लैंक्स फिर से है, ही डिसाइडेड और यहाँ पे भरना है। तो ही डिसाइडेड टू गो, देखिएगा होगा ही डिसाइडेड टू गो टू द कॉन्फ्रेंस, ऐसे करके बनेगा इसका आंसर। जी देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। देखिए आइटम्स से एक प्रश्न पूछेगा। प्रश्न है कि ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है ना किसी चीज़ को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेना। तो इजी टू डू और अचीव, आसानी से कर लेना और आसानी से प्राप्त कर लेना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ नीचे एक सेंटेंस दिया है, अनेक शब्दों का एक शब्द बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वह आदमी जो अपने आप को खुद को मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग, ये 15 नंबर का जो प्रश्न है, 15वें प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जी देखिए यहाँ पे आप सभी से 18 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप। देखिए सेंटेंस यहाँ पे दिया है, एक अनेक शब्दों का एक शब्द से है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। देखिए वह आदमी जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं? तो इंट्रोवर्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, 18वें आंसर का बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है अंग्रेजी का, फिर से देखिए पूछा गया है कि इन corporate setting when communicating important internal matters to employees it is common to send a, भरना है यहाँ पे, to ensure क्लैरिटी एंड द फॉर्मेलिटी। तो याद रखिएगा मेमो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखिए 20वां प्रश्न से यहाँ पे आपका सारा का सारा जीके का प्रश्न शुरू हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष अगर पूछा है तो आपको याद रखना ब्रिटेन से लिया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन देश से यहाँ पे एकल नागरिकता, याद रखिएगा, देखिए ध्यान से, एकल नागरिकता लिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संसाधात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और विधि के समक्ष समानता। इसी के बाद मैं आपको बता दूं आयरलैंड से यहाँ पे राज्य के नीति निषेध सिद्धांत को लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातों को लिया गया है। कनाडा से आप कमेंट कीजिएगा कि कनाडा से क्या लिया गया है। चलिए देखिए 21 नंबर का प्रश्न आप सबसे पूछा गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं और 12 अनुसूची में से 8वीं अनुसूची में जो है ना भारतीय संविधान के यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि 22 भाषाओं में से यहाँ पे आप सभी को याद रखना है,
71वां संविधान संशोधन, देखिए इंपॉर्टेंट डेट है, 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और इसके द्वारा भारतीय संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, जिसका हम यहाँ पर ट्रिक बता दें आपको, नमक, देखिए ध्यान से, तो न से हो जाए नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और आप सभी को पता होना चाहिए वो 1992 में हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मणिपुरी भाषा को भी इसी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता मिला। तो याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन की बात करेगा तो अनुच्छेद यहाँ पे आपको मैं बता दूं 40 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 32 जो है ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा था, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री पूछेगा तो आप सभी को पता होना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। और यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, ये आपको याद रखना है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, और इन्हें ही सबसे पहले यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त किया गया था 1954 में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो होती है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र किसे बताया। तो याद रखिएगा जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है ना वो सेवा क्षेत्र का है, और आप सभी को मैं बता दूं कि टोटल यहाँ पे लगभग 50% यहाँ पे सेवा क्षेत्र का योगदान है, याद रखना है आप सभी को। और 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको बता दूं उद्योग और धंधा आता है, और 3 नंबर पे कृषि आता है, जिसका जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो 1 नंबर में सेवा, 2 नंबर में उद्योग धंधा, और 3 नंबर में कृषि है। और यहाँ पे सेवा क्षेत्र से 50% से भी अधिक यहाँ पे जीडीपी को योगदान मिलता है। चलिए देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी आयातित वस्तु कौन सी है। तो आप पहले आपको मैं बता दूं कि आयातित वस्तु किसे कहते हैं। तो वे सारी वस्तुएं जो दूसरे देश से अपने देश में आती है उसे आयातित वस्तु कहते हैं, और निर्यातित वस्तुएं भी होती हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो अपने देश से दूसरे देश में जाता है उसे निर्यातित वस्तु कहते हैं। तो भारत में सबसे अधिक आयातित वस्तु जो है, याद रखिए कच्चा तेल है, और आपको मैं बता दूं कच्चा तेल सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ पे सऊदी अरबिया और अन्य देशों से आता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी है। तो आप सभी को याद होना चाहिए केंद्रीय बैंक नीति दर। आपको मैं बता दूं कि आरबीआई जो होता है इसी के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है, और आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख ग्रामीण योजनाएं कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सरकार द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना भी चलाया गया है, और इसके द्वारा यहाँ पे गरीब लोगों को पक्के मकान बना के देने की प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है, इस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को 100 दिनों तक का रोजगार देने का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत किसानों के फसल बीमा फसलें अगर नष्ट होती हैं तो उसका भी बीमा करने का प्रावधान किया गया है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर डी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या कारण है भारत में विनिवेश नीति लागू की जाती है। तो विनिवेश नीति क्यों लागू की जाती है, याद रखिएगा इस बात को, इकोनॉमिक्स का प्रश्न है ये। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए यहाँ पे विनिवेश नीति को लागू किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जाइलम व फ्लोएम प्रकार, देखिए साइंस के प्रश्न यहाँ से शुरू हुए हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ना, यहाँ पे आपको बता दूँ एक संवहन उत्तक है, और जाइलम के द्वारा पेड़ पौधे जल का वहन करते हैं, और फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे खनिज और इत्यादि फल भोजन जो होते हैं उसको टहनियों में पहुँचाने का काम किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा शैवाल जल में पाया जाता है। उस शैवाल का नाम बताना है जो जल में उपस्थित होता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे यूडोरिना, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, सभी यहाँ पे जो है ना ये शैवाल जल में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म के बीज की विशेषता होती है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जिम्नोस्पर्म बीज जो होता है क्या होता है। तो पहले समझिए ध्यान से इस बात को। जिम्नोस्पर्म बीज जो होता है ना, यहाँ पे ये फल, देखिए ध्यान से, ये फल और फूल
के अंदर नहीं होता है, याद रखिएगा, फल और फूल के अंदर नहीं होता है बल्कि पेड़ पौधों के टहनियों के साथ होता है, इसीलिए इसे अनावृति बीज है, इसीलिए इसे अनावृत बीज भी कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया आप सभी से। प्रश्न है कि कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक, याद रहेगा, एस्कॉर्बिक होता है, और इसके कमी से जो रोग होता है उसे एस्कॉर्बी रोग कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके शरीर में यहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाएगा तो ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग हो जाता है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे अगर आपके शरीर में विटामिन B3, देखिए ध्यान से, विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको पेलाग्रा रोग हो जाएगा। और यहाँ पे विटामिन डी की कमी अगर आपके शरीर में हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और ये अगर कमी हो जाती है आपके शरीर में तो आपको यहाँ पे रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाएगी विटामिन डी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो कशेरुकाओं की संख्या यहाँ पे 33 यानी कि 33 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में यहाँ पे आपको बता दूं कि पेड़ पौधे के पत्तियां जो होती हैं हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। और क्लोरोफिल में यहाँ पे मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक टेरिडोफाइटा है। तो देखिए पादप जगत का एक समूह है, उसमें बताना है कि टेरिडोफाइटा क्या है। तो आपको याद रखना फर्न और यहाँ पे मर्सिलिया, फर्न और मर्सिलिया दोनों हो जाएगा। तो बी और सी यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे मास जो है ना, यहाँ पे ये ब्रायोफाइटा का समूह का है, ब्रायोफाइटा समूह का ये है। जी देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण कौन सा है। तो पौधों की वृद्धि को मापते हैं जिस यंत्र से, उसको क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे क्रायोमीटर जो है ना, क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मोमीटर यानी कि ताप मापने का यंत्र, थर्मोमीटर का ही एक प्रकार है। एंडोस्कोप जो होता है ना, तो मानव शरीर के अंदर हो रहे कोई भी विक्षोभ को अगर पता करना है तो एंडोस्कोप के द्वारा पता करते हैं। ग्रेविमीटर जो होता है ना, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की गति को मापने के काम में आता है ग्रेविमीटर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक मात्रक है दूरी का। और आपको मैं बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया कि एक सरल समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो याद रखिएगा अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि संवहन उत्तक उष्मा का स्थानांतरण होता है। देखिए संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, किस में होता है। तो याद रखिए गैस और द्रव में होता है, यानी कि ठोस में इसका परिवहन नहीं होता है संवहन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बल की परिभाषा। तो बल की परिभाषा आप सभी को बता दें कि गति और स्थिति में परिवर्तन। जब किसी वस्तु में लगता है तो उसमें गति आ जाएगी और इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। आपको बता दूं कि बल की परिभाषा, इसका सूत्र होता है F=ma, और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य को ध्वनि का कंपन अनुभूति किस आवृत्ति सीमा तक होती है। तब 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को मनुष्य आसानी से सुन सकता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। और इसे श्रव्य ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपको मैं बता दूँ, प्रतिरोध ये जो होता है आपका R, इसके बाद रो और यहाँ पे L/, आपका A होता है। तो पहले अगर A यहाँ पे A है और दुगुना कर दी जाएगा तो L/2A हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो 2A हो जाएगा, यानी कि पहले जो था उसका आधा हो जाएगा। तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा जी, तो आधा हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका B से ही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर A से ही हो जाएगा। जी देखिए 44 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि पायरोमीटर किसके मापन में काम आता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि 44वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका आंसर सी से हो जाएगा। उच्च ताप को मापता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापते हैं, और आर्द्रता को मैं बता दूं हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया प्रश्न है कि आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो 2 के तत्वों को आप सभी को याद रखना है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और समूह 2 के जो तत्व हैं उसको याद करने का मैं तरीका आपको बता दूं कि कैसे आपको याद रखना है। तो देखिए ध्यान से, Be यानी कि बेटा, बेटा, Mg यानी कि मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार यानी कि कैल्शियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, Sr यानी कि स्ट्रोंशियम, ठीक ना, स्कूटर। और यहाँ पे Ba यानी कि बेरिलियम, बाप राजी यानी कि रेडियम। देखिए इसको ट्रिक कर लीजिएगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये जो सभी तत्व हैं ये यहाँ पे क्षारीय धातु हैं। और ग्रुप 1 के तत्वों को यहाँ पे
सॉरी देखिए ग्रुप 2 के तत्वों को यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और यहाँ पे ग्रुप एक का अगर तत्व कहेगा तो वो क्षारीय धातु होता है। और ग्रुप 17 के तत्वों के यहाँ पे याद रखिए, ग्रुप 17 के तत्वों के यहाँ पे हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। और ग्रुप 18 के तत्वों के यहाँ पे मैं बता दूं अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, तो द्रव्यमान m बराबर सूत्र होता है P+n। याद रखिएगा, द्रव्यमान आपको दे दिया यहाँ पे 38 बराबर, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, तो 18 और प्लस का n, यानी कि न्यूट्रॉन पूछा हुआ, तो ये आके इसमें से 38 में से 18 घट जाएगा तो कितना आएगा 20, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी तो 20 हो जाएगी। चलिए देखिए, लास्ट प्रश्न इसका यहाँ पूछा गया है कि एक तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो किसी भी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे Cl2 अगर यहाँ पे लिखा है तो इसका परमाणुकता क्या है 2 है। O2 में परमाणुकता क्या है 2 है, ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कि अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाए जाने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर अम्ल के साथ, देखिए ध्यान से, इधर अम्ल के साथ अगर आप अभिक्रिया कराएंगे क्षार का, तो देखिए क्या होगा, ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और अम्ल और क्षार का अभिक्रिया कराने से हमेशा आपको मैं बता दूं लवण और जल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अम्ल, यहाँ पे बता दूं आपको कि HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। और यहाँ पे NaOH क्या है, एक क्षार है। इसका अभिक्रिया कराएंगे तो Na जो है Cl को प्रतिस्थापित करेगा तो बन जाएगा, देखिए यहाँ पे NaCl। और उसके बाद से प्लस देखिए यहाँ पे HOH बचेगा और यहाँ पे H, तो एगो H एगो H मिलकर 2 H हो जाएगा, तो यानी कि H2 एगो है तो O, देख रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ पे नमक बन गया, H2 यानी कि जल भी बन गया। तो आपको याद रखना है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर हमें जल और लवण का निर्माण होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों में किसे कास्टिक सोडा, देखिए इंपॉर्टेंट है, कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और खाने वाला सोडा कहेगा तो उसका सूत्र आपको याद रखना है NaHCO3 होता है। और देखिए धोवन सोडा कहेगा आप सभी से तो Na2CO3 और 0.10H2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, प्रश्न है कि पानी में उपस्थित घुले हुए लवण को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है। तो याद रखिएगा, आसवन प्रक्रिया उपयुक्त है। अगला प्रश्न पूछा है कि ब्यूटेन का उपयोग किस में किया जाता है। तो ब्यूटेन का उपयोग यहाँ पे आपको बता दो, रिफाइनरी गैस में भी किया जाता है, लाइटर के गैस में, जो सिगरेट बीड़ी धराने के लिए आता है लाइटर, उसमें भी किया जाता है, और वाहन ईंधन में भी किया जाता है। उपयुक्त में से सभी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पदासन में बैठे दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा नगर है, जिसका खोज यहाँ पे 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न पूछा है कि किसे बाज स्नेह संहिता कहा गया है। तो याद रखिएगा, बाज स्नेह संहिता जो यहाँ पे यजुर्वेद को कहा गया है, तो आंसर सी से ही हो जाएगा। चलिए देखिए, प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार अंतः दर्शन, देखिए अनंत दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो देखिए, अनंत दर्शन का मतलब होता है असीम बोध, यानी कि असीम दृष्टि बोलेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए, जैन धर्म के द्वारा यहाँ पे 4 दिया गया, तो वो भी आपको याद रखना है। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का विद्रोह दबाने वाले अंग्रेजी अधिकारी कौन था। तो आप सभी को बता दूं, लखनऊ से जो था वो कैंपबल था। लखनऊ और कानपुर दोनों की जगह पर कैंपबल था, याद रखना आप सभी को। इसका आंसर यहाँ पे कैंपबल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब करवाया। तो याद रखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना यहाँ पे 1571 में कराया था। अकबर के द्वारा किए गए कुछ कार्यों को मैं आपको बता दूँ, तो याद रखिएगा 1562, देखिए ध्यान से, 1562 में इसने अपने राज्य में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। फिर देखिए 1563 में इसने क्या किया, तो याद रखिएगा, इसने यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। कौन सा कर, तो तीर्थ यात्रा कर लगता था, तीर्थ यात्रा कर, उसको समाप्त कर दिया। 1564 का जो समय इसके समय का सा था, तो याद रखिए जजिया कर एक होता था, जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया। उसके बाद से 1571 में आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करता है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि 1575 डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इबादत खाने का स्थापना होता है ये भी, और मनसबदारी प्रथा का भी स्थापना करता है ये, और इबादत खाने का निर्माण
करता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था। तो याद रखिएगा वायसराय कहेगा तो लॉर्ड डॉफरिन के काल में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में आप सभी को बता दूं तो 1885 में हुआ था, ये याद रखना है। और किसने किया था तो याद रखिएगा A.O. ह्यूम ने किया था। लेकिन इस समय यहाँ पे वायसराय कौन था तो लॉर्ड डॉफरिन था। और साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किन्होंने किया था, W.C. बनर्जी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 1896 में गाया गया था। और इस समय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। और इसका अध्यक्षता जो किए थे वो यहाँ पे रहीम सईदुल्लाह किसने किया था, याद रखना आप सभी को, यहाँ पे रहीमतुल्लाह साइनी जी किए थे। और इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था तो देखिए बता दूं आपको कि इसी कार्रवाई के द्वारा ये साबित किया गया कि मुस्लिम और यहाँ पे हिंदू जो है ना वो अलग अलग हैं, दोनों में एकता नहीं है। जी देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था। तो खुदाई खिदमतगार का संस्थापक जो था वो अब्दुल गफ़ार खान था, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है। प्रश्न है जी देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया यहाँ पे कि स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ना वो अमेरिका के यहाँ पे क्या थे तो प्रथम वहाँ का राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। और प्रथम उपराष्ट्रपति पूछेगा वहाँ का तो याद रखिएगा जॉन एडम, क्या नाम था उसका तो जॉन एडम था, जॉन एडम, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा है आप सभी से। प्रश्न है कि सांगकेन, देखिए आंसर सांगकेन निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सांगकेन याद रखिएगा एक त्यौहार है जो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आंसर आपका डी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी के सामने यहाँ पे कि देखिए प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च साहित्य अगर पूछेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना यहाँ पे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम था जी कुरूप, याद रखिएगा जी कुरूप जी थे, जी कुरूप इन्हें मिला था। और आपको बता दूँ वर्तमान समय में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें दो व्यक्तियों को, एक शायर हैं गुलजार जी उनको मिला है और एक है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ये पुरस्कार मिला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि सरस्वती पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान किधर दिया जाता है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पे कबीर पुरस्कार जो है ये आपको बता दूं मैं कि सामाजिक सद्भाव ना के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया। प्रश्न है कि पोल्ट्री फार्मिंग का संबंध किससे है। तो देखिए पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है ना वो मुर्गियों के उद्योग से है, मुर्गी और मुर्गियों से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस जो मनाया जाता है याद रखिएगा यहाँ पे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे 14 नवंबर को बता दूँ आप सभी को यहाँ पे कि बाल दिवस के साथ ही साथ यहाँ पे राष्ट्रीय मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न पूछा गया कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से यहाँ पे आपको बता दें कि मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी सही हो जाएगा। भारत की तरफ से प्रथम ये व्यक्ति थे जो कि यहाँ पे आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान का एक धावक था खलीफा अब्दुल खलीफ को हरा दिया था, जिसके वजह से पाकिस्तान का एक जनरल थे, पाकिस्तान का जनरल, उनका नाम आपको याद रखना है अयूब खान। क्या नाम था उनका तो देखिए अयूब खान ने ही यहाँ पे मिल्खा सिंह जी को यहाँ पे फ्लाइंग सिख क्या उपाधि दिए थे। तो ये याद रखना है आप सभी को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बता दें पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिया जाता है। तो प्रतिवर्ष स्कॉटहोम में दिया जाता है, लेकिन एकमात्र यहाँ पे मैं आपको बता दूं शांति का, देखिए ध्यान से, शांति का नोबेल पुरस्कार जो होता है ना, शांति का क्षेत्र का, ये नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको यहाँ पे ओस्लो नॉर्वे में है, ओस्लो यानी कि नॉर्वे में है, वहाँ पे मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि गढ़वाली नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। तो गढ़वाली नृत्य जो है यहाँ पे
वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 70 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत जो है ना वो समताप मंडल में स्थित है और समताप मंडल के अंतर्गत ही हवाई जहाज के उड़ने के लिए उसके अनुकूल यहाँ पे मौसम प्राप्त मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। तो यह देखिए डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की पूछे चाहे दक्षिण भारत की पूछे तो आंसर यहाँ पे आपका गोदावरी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, याद रखिए कितना है जी, तो 1465 लगभग इतना इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए जो प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रवेश करता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना यहाँ पे आपको बता दूं केरल राज्य में प्रवेश करता है। कितने तारीख को, तो 1 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रश्न पूछा गया 73 नंबर का कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो याद देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना यहाँ पे वो केरल राज्य में प्रवेश करता है और कितने तारीख को, तो 1 जून को। याद रखिएगा 1 जून को प्रवेश करता है और इसका समय जो माना जाता है 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया। तो पहले आपको बता दूं कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। उसी में एक स्केल होता है, इसका नाम है रिएक्टर स्केल। इसका खोज जो किए थे ना वो व्यक्ति का नाम था चार्ल्स रिएक्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि पोलिकट झील स्थित है कहाँ पे है। तो आप सभी को मैं बता दूं पोलिकट झील जो है ना यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, यानी कि तमिलनाडु, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा बिहार में पूछा है तो 918 है और भारत में पूछा होता तो 943 हो जाता। और आपको बता दूं कि बिहार का सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिए गोपालगंज है। और गोपालगंज में कितने हैं, तो याद रखिए 1027 लड़कियां हैं, यानी कि लिंगानुपात यहाँ पे है ऐसे। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया आप सभी से प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ना ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। और देश यहाँ पे नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया प्रश्न है आप सभी से। प्रश्न की घास से एक प्रश्न पूछ रहा है, डाउन्स घास जो होता है किस देश में स्थित है। तो डाउन्स जो है ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ से मैथ का प्रश्न सारे के सारे मैथ का प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैथ में सॉल्व करा रहा हूँ आप सभी के। राम और श्याम उम्र का सापेक्ष अनुपात कितना है। यहाँ पे देखिए 4:5 है और कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो देखिए जो पहले था राम का तो उसमें x लगाएंगे तो 4x हो जाएगा, 6 साल बाद यानी कि 6 साल जुटेगा इसमें, बट्टा फिर देखिए इसका था 5 साल तो 5x प्लस का इसमें भी 6 साल बढ़ेगा और जैसे बढ़ गया तो अनुपात कितना हो गया, तो 6/7 हो गया। देखिए तिरछा तिरछी गुणे करा दिया तो 7 चौके यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 28x हो जाएगा प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, तो 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करिएगा 6 का गुणा इधर कराइए तो 6 पचे कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 30x हो जाएगा और प्लस का 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 36 हो जाएगा। तो देखिए तो 30 में से 28 जाएगा कितना आएगा, 2x आएगा। देखिए ध्यान से 2x होगा ना बराबर, देखिए यहाँ पे 42 में से 36 कटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, तो यहाँ पे कटेगा तो कितना आ गया, x का मान आपका 3 आ गया। देखिए ध्यान से 3 आ गया। अब आगे पूछा कि उनकी उम्रों के बीच का अंतर पूछा हुआ है। तो पहले उन लोग का उम्र कितना था, 4:5 था ना, तो 3 का गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 12 और अंतर पूछा है तो माइनस, फिर 3 का 5 में करेंगे तो 15, यानी कि 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 वर्ष का अंतर आएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है कि एक आयत का परिमाप जो है, तो देखिए पहले आपको समझना है एक आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L + B, ये इसका परिमाप हो गया। एक आयत का परिमाप जो है वो 28 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दुगुना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे भुजा यानी कि भुजा कितना है 18 है और इसके दुगुने के बराबर है तो 2। अब इस 2 से ये 2 कटेगा आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर L + B बचेगा ना, तो L + B और नीचे देखिए ध्यान से चौड़ाई आपको दिया है 45, तो L और प्लस क्या चाहिए, B का मान आपको दे दिया है 45 बराबर कितना, देखिए तो 18 गुणा करिए कितना होगा 72 होगा और 72 में से 45 को हटा दीजिए आप यहाँ से, तो 72 में से 45 को हटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आएगा आपका 27 आएगा। और अब उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है, तो 27 गुणे कितना 45, तो 27 और 45 का गुणा करिएगा तो देखिए इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 5 है, तो 5 और 7 का गुणा करिए तो 7 × 5 = 35, यानी कि जिस प्रश्न का इकाई अंक यहाँ पे 5 होगा ऑप्शन वही आंसर सही हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे
सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे 1215 जो दिया है, इकाई अंक किसी में केवल 5 है और बाकी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा यहीं पे सी सही हो जाएगा। गुणा भी नहीं करेंगे, आंसर यहीं मार देंगे। अगला प्रश्न के पूछा गया है कि 7/16 और 7/48 का अंतर क्या होगा। तो देखिए 7/16 लिख देना है और अंतर माइनस यानी कि 7/48 लिख देना है। तो 16 और 48 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 16 3 48 यानी 7 3 के 21 और माइनस 48 से कटेगा तो 7, तो 21 में से 48 घटेगा, सॉरी 7 घटेगा तो कितना आएगा आपका, तो 14 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 48 हो जाएगा। यानी कि 2 से कटेगा तो 7/24 हो जाएगा। तो 7/24 आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है, तो बी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा गया है यहाँ पे कि किसी कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत भार आपको दिया है। तो देखिए कैसे निकालना है, आपको करना क्या है, 29 को विद्यार्थी था, औसत भार दिया है 48, तो गुणा करा दीजिएगा इसका। तो 29 और 48 का जो आएगा यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से देखिए ध्यान से, यदि कक्षा अध्यापक को भार को जोड़ दिया जाए, यानी कि 29 को पहले था तो कक्षा का अध्यापक बढ़ गया तो 30 हो गए, और जैसे 30 होता है तो औसत भार में 1/2 यानी कि 1/2 का मतलब कितना 0.5 ये बढ़ जाता है। तो पहले था 48 था ना यहाँ पे, तो गुणा कराएंगे कितना जी अब, तो 48.5 इसमें बढ़ा देंगे 0.5 को और गुणा कर देंगे, जो यहाँ आ जाएगा। तो ऊपर जो मान आया होगा ये वाला मान और इसका गुणा कराएंगे तो ये वाला मान, और दोनों का अंतर निकाल देंगे तो इसका आंसर 63 आएगा। तो आप इसका आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा क्या आ रहा है आपका। चलिए अगला प्रश्न की जो आपसे पूछा गया प्रश्न है कि राम और मोहन की आय जो है ना वो 8:5 के अनुपात में है। तो देखिए राम और यहाँ पे है मोहन, तो राम का 8 रुपया है तो इसका 3 है। ऐसे करके यदि उनके आयों का अंतर दिया है तो आय का अंतर यहाँ पे कर लेंगे तो 8x और माइनस का 3x, यानी कि ये अंतर जो है कितना दे दिया आपको, 1000 रुपया दे दिया है। तो 5 में से 3 जाएगा तो ये सॉरी 8 में से 3 जाएगा तो 5x बराबर कितना है 1000। अब 1000 को हम 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा जी 200 आएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया 200 आ गया। और किसका पूछा है, तो राम का आय पूछा है, तो राम का आय यहाँ पे 8x आप माने हो ना, तो x का मान लाकर 2 का गुणा करा दीजिए, 8 में 8 दूनी का कितना जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि एक टीवी का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है और टीवी का वर्तमान मूल्य आपको दिया है। तो देखिए वर्तमान मूल्य आपको कितना दिया है जी, तो देखिए तो यहाँ पे 2 5 और 4 जीरो इस पे, तो ये आपको दे दिया है। 10% का ह्रास होता है यानी कि 90 हो गया, 2 साल तो हो रहा है तो 90 हो गया 2 बार। अब बट्टा कितना 100/100, तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो यहाँ खत्म हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद से आपके सामने बचा क्या जी यहाँ पे, तो 9 9 81 हो गया, और 81 में गुणा करा दीजिए कितने का, तो 25 का। तो देखिए 25 का गुणा करेगा तो इकाई का अंक जहाँ पे 5 आएगा, देखिए ध्यान से, उसके बाद से 0 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 कम 5 कीजिएगा तो इकाई में ना तो इसमें 5 है, ना ही इसमें 5 है, ना ही इसमें 5 है। तो ऑप्शन केवल सी वाले में देखिए यहाँ पे 20 25 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे ही आपको गुणा ज़्यादा करना नहीं है, बस ऑप्शन देखना है, इकाई अंक मैच किया उसी से आंसर कर लेना है। देखिए प्रश्न आप सभी से पूछा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगुना होता है। देखिए ध्यान से 5 वर्षों में हो गया दुगुना, तो अब कह रहा है कितना साल में होगा, वो 4 गुना। तो 4 गुना को अगर हम यहाँ पे तोड़ के लेंगे तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये 5 जो है ना ये घात से गुणा कराते हैं, तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा 10 वर्ष। तो 10 वर्षों में क्या हो जाएगा जी, ये दुगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न पूछा गया, ये भी आप कर लीजिएगा। साइन x बराबर है, तो साइन का सूत्र क्या होता है P/H दिया है तो b आपको निकालना पड़ेगा। तो h यानी कि 25 माइनस का 16 रूट में, तो निकालेंगे बी, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट का यहाँ पे 9 आएगा और 9 का यानी कि 3, यानी कि बी का मान 3 हो गया। तो 10 बराबर क्या होता है P/B होता है, पी का मान कितना है 4 हो जाएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से 4 हो जाएगा और बी का मान 3 हो जाएगा। प्लस कॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो बी का मान 3 हो जाएगा और बटा एच का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा जी, देखिए तो 3 और 5 का 15 आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट करिए 5 के 20 और 3 3 का 9, यानी कि 29/15 29/15 जहाँ पे होगा उसको मार दीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी में दिया हुआ है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा गया, इस प्रश्न का आपको सॉल्व करके कमेंट करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 75 80 और 135 से भाग देते हैं तो शेष 3 आता है। तो करना यह है कि 75 80 और 135 का आपको ना एलसीएम निकाल देना है और एलसीएम जितना आएगा उसमें 3 को जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पे सी से ही हो जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग, आंसर आपको दिख जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आपसे रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि 6 गो मित्र है यहाँ पे वृत्ताकार मेज में बैठे हुए हैं। तो लीजिए वृत्ताकार मेज हम ही बना दे रहे हैं, 6 लोगों को, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 लोग हो गए यहाँ पे। कह रहा है अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, सी ई के बगल की सीट पर नहीं है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ए ई और एफ के मध्य बैठा हुआ है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ई अगर रख रहे हैं तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे एफ होगा, ये दोनों के बीच में ए बैठा हुआ है। फिर कह रहा है कि ई जो है डी के सामने बैठा हुआ है, ई जो है यहाँ पे डी के सामने, यानी कि डी यहाँ पे बैठेगा तभी इसके सामने होगा। देखिए ध्यान से, सामने बैठा हुआ है।
फिर कह रहा है आप सभी से यहाँ पे एफ के सामने कौन बैठा हुआ है। तो देखिए अब कह रहा है कि सी जो है ना ई के, अब इस लाइन को फिर से पढ़िए, सी जो है ई के बगल की सीट पर नहीं बैठा है। तो ई के बगल ही यहाँ सी नहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब सी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब बच गया क्या, तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब क्या पूछा आपसे, तो एफ के सामने, तो देखिए एफ के सामने एफ ये है, इसके सामने यहाँ पे कौन है, तो बी बैठा हुआ है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी सी हो जाएगा, यानी कि बी बैठा है एफ के सामने। चलिए देखिए यहाँ पे इतिहास का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, और हर्यक वंश का संस्थापक पूछ देता तो बिंबिसार हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जमुई में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, किससे संबंधित है, गौरैया चिरई से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब से पूछा गया करंट का प्रश्न, सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बन गया है। तो याद रखिएगा, आप सभी को बता दूं, पंजाब जो है भारत का पहला विधानसभा बन गया है सांकेतिक भाषा में काम करने वाला। चर्चा में रहा देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, कहाँ पे हुआ, तो याद रखिए त्रिभुवन गुजरात में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 95 प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो देखिए म्यांमार में जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, और वहाँ पर भूकंप जो आया था उसका गति जो था 7.7 था, लगभग 1000 से ऊपर लोग वहाँ पे मारे गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न पूछा है केंद्रीय बजट 25-26 कितनी व्यक्ति आय को कर मुक्त दिया जाएगा करेगा। तो 12 लाख। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किसके संरक्षण के लिए गंगा कुटीर प्रस्ताव रखा गया है। तो गौरैया के लिए, याद रखिएगा गंगा कुटीर जो है गौरैया के लिए प्रस्ताव रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा आप सभी से कि बिहार के राज्यपाल 5 फरवरी 2025 को राजभवन के किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट का विमोचन करेंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर, आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 99 नंबर का कि एक नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसी अध्यक्षता में 31 सदस्य चयन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका आंसर 99 प्रश्न का आंसर मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे, तो आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, बैजयंत पांडा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न पूछा गया है AX4 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर जाने वाले प्रथम आदमी कौन सा। शुभांशु शुक्ला। आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।